नमस्कार साथियों। आज बाबा भीम साहब अम्बेडकर की जयंती पर मैं राकेश कुमार आप सभी के समक्ष मैं बाबा साहब के बारे में चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। कहा जाता है, बहुजन के विधाता हम सबके मुक्तिदाता, बहुजन के विधाता हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान के मिसाल, नारी के उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसान के परी, वर्तमान और भविष्य के आवास, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं राकेश कुमार कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, आज 14 अप्रैल आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आज हम लोग 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं मेरे भाई। तो आप सभी को हमारे इस पूरे प्राइडलेस इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को बाबा भीम साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती पर ढेरों सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। तो आज इसी अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप लोग के समक्ष मैं बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास जानकारी है मैं आप तक डिलीवर्ड कर दूं। तो आइए चलते हम लोग इस शुभ अवसर पर बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है। उनको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की देन है जो आज हम लोग यहाँ पर निडर और निर्भीक होकर बैठ कर पढ़ रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें जान लेते हैं। तो मेरे भाई, तो हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका फुल नाम क्या है मेरे भाई। इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। ठीक है मेरे भाई, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि बाबा साहब को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब कि आधुनिक भारत के पिता भी इन्हें कहा जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए था। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है मेरे भाई वो आपका एमपी के महो कैंटोनमेंट में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इनका जो जन्म स्थान है वो एमपी में है, महो कैंटोनमेंट। ठीक है मेरे भाई, महो कैंटोनमेंट में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म महो में हुआ था इसके पीछे का भी बहुत सारा कारण है। वो कारण क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 14 अप्रैल 2025 को हम लोग इनकी 134वीं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इनके जो पिताजी थे जिनका नाम रामजी राव सकपाल था, रामजी राव सकपाल था। और ये जो सकपाल साहब हैं ये नायक सूबेदार थे ब्रिटिश सेना में। ये नायक सूबेदार थे ब्रिटिश सेना में। और इनका जो इनको अपॉइंट किया गया था वो एमपी में ही किया था। एमपी के महो कैंटोनमेंट में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और इसी जगह पर ये हमारे बाबा साहब अंबेडकर का जन्म होता है। बट इनका जो फंडामेंटल प्लेस है, यानी कि इनका जो होम टाउन है वो एमपी ना होकर महाराष्ट्र में है। ठीक है मेरे भाई, इनका जो होम टाउन है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इनका जो फंडामेंटल प्लेस है यानी कि होम टाउन वो महाराष्ट्र के अम्बावड़े गांव में है। यानी कि इनका जो अपना घर है वो कहाँ है? महाराष्ट्र के अम्बावड़े गांव में इनका अपना घर है। लेकिन इनकी जो जन्म हुई थी वो मध्य प्रदेश के महो कैंटोनमेंट में हुई थी। अब महो कैंटोनमेंट में होने के पीछे कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो नायक सूबेदार थे अंग्रेजों की सेना में। और उनकी जो ज्वाइनिंग थी, उनकी जो ड्यूटी थी वो एमपी के महो कैंटोनमेंट में ही लगी थी और वहीं पर ये पैदा होते हैं। ठीक है मेरे भाई। और इनकी जो माता थी वो भीमा बाई थी। माता और पिता दोनों के नाम का कॉम्बिनेशन इनके नाम पर दिखता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा इनके पिताजी का नाम रामजी राव सकपाल था और माता का नाम भीमा बाई था। अब इन दोनों के नाम का कॉम्बिनेशन भीमराव अंबेडकर पड़ता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इनके आगे जानकारी लेते हैं। इनका एजुकेशन कहाँ से हुआ है?
अब इनकी पढ़ाई के बारे में बहुत सारा विवाद चलता है। कोई कहता है कि इनके पास 36 डिग्रियाँ हैं, तो कोई कहता है इनके पास 16 डिग्रियाँ हैं। भगवान जाने कितनी डिग्रियाँ हैं, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। लेकिन मेरे जानकारी में जो आया है मैं उसको बताता हूँ। इनके पास कुल 6 भाषाओं का ज्ञान था और इनके पास मिला जुला कर कुल छोटी बड़ी डिग्रियों को मिला जुला कर कुल 36 डिग्रियाँ इनके पास थी। ठीक ना, हम उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर हम लोग उनके एजुकेशन में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके होम टाउन से हुई, यानी कि महाराष्ट्र से हुई थी। ठीक ना, और वो भी सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में एक प्राथमिक विद्यालय में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद उनकी जो शिक्षा है, जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उस समय हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव, जातिवाद बहुत व्यापक तरीके से फैला हुआ था और ये ठहरे अनुसूचित जाति के। इसकी वजह से इनके साथ छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा की जाती थी और इनको इनके स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसके बावजूद भी ये महानायक आज इतने बड़े काम कर दिए हैं कि लोग इनको ना मानते हुए भी मानने के लिए मजबूर हैं। तो आइए देखते हैं, यानी कि यहाँ पे उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये बातें लिखा था। मैंने उनके ऑटोबायोग्राफी से ये चीज़ें लिया हूँ ताकि मैं आपको सही चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ। तो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि उनकी जो शिक्षा है वो काफ़ी भेदभाव का सामना करते हुए प्राप्त हुई थी। जैसा मैंने बताया था कि उस समय हमारे देश में छुआछूत और भेदभाव पूरी तरीके से व्याप्त था हमारे पूरे देश में, और इसी के चलते उनको लोग पढ़ने नहीं देते थे। और जब वो स्कूल जाते थे तो उनको दरवाजे से के बाहर, यानी कि कहने वाला रूम से बाहर ही उनको बैठकर पढ़ने के लिए दिया जाता था। रूम के अंदर उनको आने के अलाउ नहीं किया जाता था। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ जो पीने के लिए पानी रखा जाता था घड़े में, जो सबके लिए क्या था, समान था, कॉमन था, उसमें से भी इनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। और जब वो पीने जाते थे भी कभी, तो उनको सभी लोग मिलकर पीट देते थे। तो इतने सारे भेदभाव के चलते हुए भी इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और आगे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते गए। और आज उसका रिजल्ट आपके समक्ष है कि आज पूरी दुनिया भीमराव का गुणगान गाते नहीं थकती है। ठीक है मेरे भाई। तो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये बातें लिखा था कि उनकी जो शिक्षा है काफ़ी भेदभाव का सामना करते हुए प्राप्त हुई, क्योंकि वे अनुसूचित जाति के थे। इसका कारण बस यही था कि वो अनुसूचित जाति से आते थे, इसलिए उस समय जो लोग थे अनुसूचित जाति को बहुत हीन भावना से देखते थे और इनको छूना लोगों के लिए पाप जैसा होता था। लोग अनुसूचित जाति को छूना पसंद नहीं करते थे, तो उनका मान लो कि उनके द्वारा छुए गए चीज़ को तो बहिष्कार कर देते थे। और उस समय इतना ज़्यादा जातिवाद व्याप्त था, भेदभाव व्याप्त था कि अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा अगर भगवान का नाम भी ले लिया जाता था तो उसकी जीवा काट ली जाती थी। समझिए उस समय का ज़माना क्या रहा होगा जब बाबा साहब इन सभी चीज़ों से पीड़ित होकर वो समाज में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज उसका सीधा साधा उदाहरण आप अपने संविधान में देख सकते हैं, क्योंकि संविधान का एक एक लाइन, जिसको हम कहते हैं एक एक लाइन, बाबा साहब ने उस चीज़ को जिया है, उसको देखा है, तब जाकर संविधान को लिखा है। मेरे भाई, संविधान का एक एक लाइन बाबा साहब के रगों रगों में दौड़ता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। कहा जाता कि उनके स्कूल में उन्हें आम पानी की टंकी से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि उनको जो टंकी वहाँ रखा जाता था, उसमें टंकी तो था नहीं, उस समय मटका हुआ करता था मेरे भाई। तो मटके में जो पानी सभी विद्यार्थियों के लिए रखा जाता था कि सभी विद्यार्थी को जब प्यास लगे तो मटके से पानी पी ले। जब वो मटके से पानी पीने जाते थे तो इनको पानी पीने से भी रोक दिया जाता था। सोचिए क्या गुजर रही होगी उस बच्चे पर। अभी वो बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, उसने अपने प्रारंभिक स्कूल ज्वाइन की है। समझिए वो बच्चा भी छोटा है और उसके साथ इतनी भेदभाव, इतना ज़्यादा जातिवाद हो रहा है, तो उसके ऊपर मानसिक रूप से कितना दबाव पड़ा होगा। तो आज के ज़माने में अगर हमारे साथ थोड़ा सा भी कोई भेदभाव कर लेता है तो हम लोग को तो बुरा लग जाता, हम लोग मार पीट पुतारू हो जाते थे। लेकिन समझिए उस समय के दौर में बाबा साहब कितने सारे पीड़ाएँ झेली होगी अपने ऊपर। आइए थोड़ा सा आगे तक लेते हैं बाबा साहब के बारे में। तो अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1912 में, ठीक है ना मेरे भाई, 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक में उन्होंने बीए किया था और बीए में उनका स्पेशल क्या था मेरे भाई, बीए में उनका इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस था। वो इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस से बीए किए थे।
ठीक है मेरे भाई, 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण, यानी कि ये पढ़ने लिखने में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान शुरू से ही थे, इनका रुचि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसके बदौलत इनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है 1913 में। ठीक है मेरे भाई, यानी कि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण 1913 में एक सहकर्मी के रूप में उन्हें सयाजी राव गायकवाड़, ठीक ना, सयाजी राव गायकवाड़, ये नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो सयाजी राव गायकवाड़ है मेरे भाई, वो उस समय ओबीसी के नेता हुआ करते थे, समझिए ओबीसी के नेता हुआ करते थे उस समय। उन्होंने इनको छात्रवृत्ति प्रदान की, कब? 1913 में। और 1912 में इनका बीए कंप्लीट हो गया था इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से। तो इस छात्रवृत्ति के बदौलत और उस समय तत्कालीन बड़ौदा राज्य के जो महाराजा थे, उनके सहायता से ये न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में एक कोलंबिया विश्वविद्यालय, मेरे भाई आप सभी लोग जानते होंगे कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये एमए और पीएचडी करने के लिए चले जाते हैं। यानी कि इस स्कॉलरशिप के बदौलत उनकी आगे की पढ़ाई जारी रहती है और वो 1913 में चले जाते हैं कहाँ? यूएसए, न्यूयॉर्क में स्थित है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और इसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इनका एमए और पीएचडी कंप्लीट होता है। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले जाते हैं, ठीक है ना। कोलंबिया से फिर वो लंदन चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या किया? पंजीकृत हो गए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लिया। यानी कि कहने का मतलब इन्होंने एमए और पीएचडी तो कर ली कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद दोबारा से वो चले गए थे किसमें? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में फिर से पढ़ने के लिए। समझिए, ये एक बार तो पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर से वो पढ़ने के लिए चले गए लंदन में, ठीक ना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और कानून का अध्ययन करने के लिए, ठीक ना, वे ग्रेड एंड इन में दाखिला ले लिए। यानी कि वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए मेरे भाई? ग्रेड एंड इन, एक कॉलेज का नाम है मेरे भाई, जो कि लंदन में है। ग्रेड एंड इन में उन्होंने क्या कर लिया? एडमिशन ले लिया अपने लॉ की पढ़ाई करने के लिए। हालांकि उस समय उनके पास धन की कमी हो गई थी, पैसा वैसा नहीं था, तो धन की कमी के कारण उन्हें 1917 में भारत लौटना पड़ जाता, क्योंकि पैसा तो था नहीं, तो अब वहाँ पर बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है विदेशों में, तो इसलिए उनको मजबूरी में उनको भारत वापस आना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अब हमारे बाबा साहब भारत वापस आते हैं 1917 में, ठीक है मेरे भाई। तो जब वो भारत वापस आते हैं 1918 में जाकर, ठीक ना, तो वो 1918 में मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में, ठीक है मेरे भाई, एक मिनट, वो 1918 में मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है जो मुंबई में था उस समय मेरे भाई, उसमें उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बन गए। यानी कि वो भारत जब आते हैं 1917 में, उसके बाद वो 1918 में ये मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में वो बन जाते हैं प्रोफेसर। और प्रोफेसर पद पर उन्होंने कुछ दिन काम किए, कुछ साल काम किए। इसी के दौरान 1920 में कानपुर के जो छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा कुछ वित्तीय सहायता मिली और इनके मित्र के द्वारा भी इनको कुछ लोन दिया गया। और इन्होंने जो प्रोफेसर पद पर रहते हुए कुछ भी जो उन्होंने पूंजी कमाया था, उन सबकी सहायता से वो एक बार फिर से डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा के लिए लंदन भाग जाते हैं। यानी कि जब वो लंदन से धन की कमी होने की वजह से अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़कर वापस आते हैं, तो वो सबसे पहले बॉम्बे में सिडेनहैम कॉलेज में वो राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो लगभग 2 साल काम करते हैं और उसी दौरान यहाँ 1920 में कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज की वित्तीय सहायता और अपने एक दोस्त की मदद से कुछ उनको लोन मिलता है। और इन्होंने जो भी यहाँ पर प्रोफेसर के पद पर कमाया था, उन सभी को इकट्ठा करके जब उनका पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर से दोबारा चले जाते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए लंदन मेरे भाई, ठीक है ना। वो वापस चले जाते हैं लंदन और 1922 में उन्हें बार में बुलाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। 1922 में उन्हें एक बार में बुलाया जाता है और वो उस बार में बैरिस्टर एट लॉ बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब उस बार में जाने के बाद वो एक पूरी तरीके से एडवोकेट बन जाते हैं मेरे भाई, ठीक ना। और उन्होंने
LSC क्या है मेरे भाई? LSC का फुल फॉर्म है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक ना। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc भी पूरा किया, ठीक है मेरे भाई, MSc और DSc पूरा किया। इतनी सारी इनके पास एजुकेशन थी, समझिए, एक ही चीज़ को वो कई बार पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब वहाँ से वो अपना बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तो वो आप भारत वापस आते हैं मेरे भाई। जब वो भारत दोबारा से वापस आते हैं तो उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। अंबेडकर साहब के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। ये जो सभा है मेरे भाई, ये बहिष्कृत कल्याण के लिए एक समाज बनाने का कार्य करती है कि उस समय जो हमारे समाज में जिनको छुआछूत की भावना से देखा जाता था, बहिष्कृत किया जाता था जिन लोगों को, यानी कि उन सबके उद्धार के लिए इन्होंने इस सभा का गठन किया था जिसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना बाबा साहब ने किया था। और क्यों किया था? क्योंकि उस समय जो छुआछूत बहुत परम अपने सीमा एकदम चरम सीमा पर फैली थी, उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया था। और भारतीय समाज की ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित जातियों के लिए न्याय और सार्वजनिक संसाधनों तक समान पहुंच की मांग के लिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह जैसे सामाजिक आंदोलन का भी नेतृत्व किया। यानी कि 1927 में इन्होंने एक आंदोलन किया जिसका नाम है महाड़ सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। अब बात यह है कि इन्होंने ये आंदोलन किया क्यों? महाड़ सत्याग्रह आंदोलन करने का पीछे का इनका कारण क्या था? क्योंकि उस समय क्या था कि जितने भी OBC ST SC के लोग थे, हाँ मेरे भाई, OBC के लोग भी कहीं ना कहीं छुआछूत से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे मेरे भाई। ऐसा नहीं केवल ST SC के साथ ही छुआछूत की भावना थी उस समय OBC लोगों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। इस बात से भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उस समय ये जो भावना थी छुआछूत की भावना, उस भावना को दूर करने के लिए, समाज में एक नई जागृति लाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का सत्याग्रह किया था मेरे भाई, ठीक है ना। कि उन्हें एक मनोनीत सदस्य के रूप में बॉम्बे विधान परिषद में प्रवेश किया गया, ठीक है ना। यानी कि ये सब चीज़ें करने के बाद उन्होंने क्या किया कि बॉम्बे असेंबली के अंदर उनको एक मेंबर के रूप में क्या कर लिया जाता है, अपॉइंटमेंट मिल जाता है। वो पार्लियामेंट के अंदर एक सदस्य के रूप में चुन कर चले जाते हैं बॉम्बे, ठीक है ना, बॉम्बे विधानसभा के अंदर। इसके बाद डॉक्टर साहब 1928 में, जो उस समय आपको पता है कि 1928 में भारत के अंदर साइमन कमीशन आया था, तो मेरे भाई उसी समय 1928 में संवैधानिक सुधारों पर भारतीय वैधानिक आयोग, जिसको हम लोग आज साइमन कमीशन कहते हैं, उस समय इसका नाम था संवैधानिक सुधारों पर भारतीय वैधानिक आयोग, ठीक है ना। उसके समक्ष, ठीक है ना, प्रस्तुतियाँ दी, जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। यानी कि साइमन कमीशन के सामने इन्होंने संविधान से संबंधित कुछ प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की, कुछ प्रतियाँ प्रस्तुत की, ठीक है मेरे भाई। इनको मौका दिया गया कि ऐसा है डॉक्टर साहब, आप अपनी बातें इस साइमन कमीशन के समक्ष रख सकते हैं, जिससे कि हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो है कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, ठीक है मेरे भाई। तो संविधान के निर्माण के लिए जो खाका उन्होंने अपने मन में खींचा था, उसी के ऊपर साइमन कमीशन के सामने उन्होंने अपनी बात को रखते हैं 1928 में। जब हम लोग 1928 से आगे बढ़ते हैं तो ये जो साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में क्या निकलता है कि अब जब ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जिसके परिणाम स्वरूप 1930 से लेकर 1932 में लगातार 1930, 1931 और 1932 ये लगातार 3 साल क्या होता है लंदन के अंदर, ठीक है ना मेरे भाई। लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन होता है। लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर साहब, ठीक ना, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर
जी ने क्या किया, हिस्सा लिया था। तीनों गोल में सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया और अपनी बात को प्रमुखता से रखा साइमन कमीशन के सामने। ठीक है मेरे भाई, वहाँ पर प्रमुखता से रखे और जिसका परिणाम ये है कि आज हमारे पास संविधान है मेरे भाई। उसी का नतीजा है कि आज इतना सुंदर विशाल दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास है, आज उसी का नतीजा है। ठीक है, मैं 1935 का आता है तो 1935 में डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में, ठीक है ना, प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। 1935 में मुंबई के लॉ कॉलेज में इनको प्रिंसिपल अपॉइंट कर लिया जाता है, जहां ये 1928 में प्रोफेसर के रूप में थे मेरे भाई। ठीक है ना, जहां वो पहले 1928 में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे, उसी लॉ कॉलेज में 1935 में उनको वहां का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। समय आगे बढ़ता है 1935 से, अब आता है समय 1947 का, सॉरी 1946 का। ठीक है मेरे भाई, 1946 का वही समय है जब हमारे भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जा रहा था। वही समय है जब हमारे देश के अंदर संविधान सभा का गठन किया जा रहा था और संविधान को लिखने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जा रहा था। तो उस प्रारूप समिति के उसका अध्यक्ष बना लिया जाता है। तो देखते हैं आगे। तो कहा जा रहा है कि 1946 में वे भारत के संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है ना, भारत की संविधान सभा के लिए उनका चुनाव होता है और 15 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ भी लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि 1946 में वे भारत के संविधान सभा में चुन कर आते हैं और संविधान सभा में इनको संविधान सभा का प्रारूप, ठीक है ना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है ना, संविधान, एक मिनट, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक है मेरे भाई, तो संविधान सभा में जब ये चुन कर आते हैं तो इनको संविधान सभा के अंदर जो संविधान का प्रारूप है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, प्रारूप समिति का। और समय बीतता है, आता है 1947 का। 15 अगस्त 1947 आपको पता होगा ये दिन क्यों इतना खास है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों के द्वारा आज़ाद किया गया था, ऐसा माना जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, लेकिन असली बात तो ये है कि 15 अगस्त 1947 के दिन ही भारत के 2 टुकड़े हुए थे। ये बातें कोई नहीं बताता है। बताते लोग हैं कि भारत आज़ाद हुआ था। भैया भारत के 2 टुकड़े हुए थे, इसको आज़ादी कहते हो क्या? चलो आगे बात करते हैं। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, ध्यान दीजिएगा, ये जो अंबेडकर जी हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले के रूप में शपथ लेते हैं 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके बाद वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और भारत के संविधान के प्रारूपण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है इन्हीं के निर्देशन में। ठीक है मेरे भाई, यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान के जो मुख्य रचनाकार हैं मेरे भाई, एक्चुअल में बाबा साहब ही हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात होता है 1952 का। मेरे भाई 1952 वही समय है जब हमारे भारत में पहली बार आम चुनाव कराए जाते हैं। उससे पहले भारत में कभी भी चुनाव नहीं हुआ था। 1952 का वही समय है जब हमारे भारत के अंदर आम चुनाव पहली बार होता है और इस आम चुनाव में हमारे भीम साहब अम्बेडकर जी को भी सदस्य के रूप में एक पद मिल जाता है। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद वे राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, जब आम चुनाव पहली बार होता है 1952 में, तो उस समय इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, उसी वर्ष यानी कि 1952 में ही उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त हुई थी। उसी समय मेरे भाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जहाँ ये अपना पीएचडी कर रहे थे, एमएससी पीएचडी कर रहे थे मेरे भाई, ठीक ना, वहाँ से उनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो रही थी मेरे भाई, उसी समय प्राप्त हुई थी। और 1955 में, ध्यान दीजिएगा, 1955 में लंबी बीमारी के कारण अंबेडकर जी की तबीयत खराब हो जाती है और 6 दिसंबर 1956 को ये दिल्ली के अंदर हमारे इस महान नायक जो है भीमराव अंबेडकर जी हम लोग के बीच से वो अलविदा हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में, ठीक ना,
नींद में ही उनका निधन हो जाता है, यानी कि रात में सोए ही थे तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके के थोड़े से इनके ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बस इतना ही नहीं है, अभी लोग हमारे समाज में कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। आपने सुना होगा कि लगभग बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो अछूतों के लिए हैं, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, ओबीसी के लिए, मेरे लिए क्या किए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वो जो महानायक हैं वो केवल ओबीसी, एसटी, एससी के लिए नहीं है मेरे भाई, वो सबके लिए हैं, वो हर भारत के नागरिकों के लिए हैं। तो ये कहना गलत है कि वो मेरे लिए क्या किए। वो जो कुछ भी किए हैं वो देश के लिए ही तो किए हैं। वो जो कुछ भी किए हैं वो अपने देश के लिए किए हैं, और देश में आप रह रहे हो मेरे भाई, तो अब इसलिए वो आपके लिए भी किए हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया है, उनके लिए मैं कुछ लाइनें लेकर आया हूँ। आज हम लोग विधवा पुनर्विवाह देखते हैं, उस समय सती प्रथा थी मेरे भाई। ये सती प्रथा कहाँ से आई थी? ये मनुस्मृति से निकल कर सती प्रथा की बातें आई थी मेरे भाई। तो उसी समय बाबा साहब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हिंदू कोड बिल। ठीक है मेरे भाई, तो हिंदू कोड बिल की वकालत करने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बात करो कि ये हिंदू कोड बिल क्या है सर? ये भीमराव के द्वारा हिंदुओं के लिए बनाया गया एक नियम था मेरे भाई। अब इस नियम में क्या चीज़ें उल्लेखित था, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस हिंदू कोड बिल के अंदर, जिसमें विधवा पुनर्विवाह और सती जैसी प्रथाओं को समाप्त करने जैसे मुद्दे को संबोधित करके हिंदू समुदाय के भीतर व्यक्तिगत कानूनों को सुधार करने का काम इन्होंने किया। यानी कि उस समय जब राजा राम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, तो वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था मेरे भाई। उसके लिए कानून बनाने का काम जो है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ही किया था, और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी कानून बनाने का जो काम किया है वो बाबा साहब अम्बेडकर ही किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्बेडकर जी का जो योगदान है सबसे अधिक महिलाओं के लिए ही है। क्योंकि जरा सोचिए कि वो महिला जिसकी शादी उस समय जिसकी शादी 8 साल, 10 साल, 12 साल, अभी तो 14 साल की अवस्था में हो जाती थी, और 2-3 साल के बाद उसका पति मर जाता था, तो वो बेचारी, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसको क्या किया जाता था, उसके पति की चिता पर उसका भी दाह संस्कार जीते ही कर दिया जाता था, जिसको कहते थे सती प्रथा मेरे भाई। ये सब पूरी तरीके से बैन नहीं हो पाया था राजा राम मोहन राय जी के इतने सारे प्रयासों के बाद भी पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ था। उसके लिए कानून बनाने का जो काम किया गया है वो अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया, ताकि इसको धरातल पर उतारा जा सके। ठीक है मेरे भाई। अगला, उन्होंने पहली बार, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूत अवकाश। अब ये सर प्रसूत अवकाश क्या है? जैसा कि आपको पता है, प्रसूत अवकाश का मतलब जब महिलाओं की डिलीवरी होती है मेरे भाई, तो डिलीवरी के समय उनको छुट्टी का उस समय छुट्टी नहीं मिलता था। अगर कोई महिला कहीं काम कर रही है तो उस काम पर अगर मान लीजिए उसकी डिलीवरी का समय है तो उसको छुट्टी नहीं मिलता था, और बेचारी को मजबूरी में अपने काम पर ही समझिए उसको बच्चे को जन्म देना पड़ता था। कितनी भयानक स्थिति रही होगी जरा सोचिए उस महिला के लिए। तो उसके लिए बाबा साहब ने महिलाओं के लिए प्रसूत अवकाश भी उपलब्ध कराए थे। यानी कि अब कोई भी महिला जिसकी डिलीवरी होने वाली है, ठीक ना, जिसका प्रसव हो रहा हो, अब उसको छुट्टी मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए भी उनका सबसे बड़ा योगदान महिलाओं के लिए यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और उनका उससे बड़ा योगदान आप अपने संविधान के मौलिक अधिकार में देख सकते हैं। मौलिक अधिकार जिसका संबंध अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में दिखाई देता है मेरे भाई। तो संविधान के अंदर बाबा साहब की जो बातें हैं मौलिक अधिकार के अंदर, ये भारत के हर नागरिकों के लिए सबसे बड़ा योगदान है मेरे भाई। और इसी मौलिक अधिकार में ही संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। यानी कि अब भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो मेरे भाई, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लगड़ा हो, लूला हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, उसको एक समानता का अधिकार बाबा साहब की देन है मेरे भाई। आप लोग कहते हो कि बाबा साहब ने हमारे लिए दिया ही क्या है। जरा सोचो, अगर बाबा साहब ना होते तो आज तुम कहाँ होते? आज तुम शायद हमें सुन भी नहीं रहे होते, आज कहीं किसी के गुलाम होते।
इस बात से आपको एग्री करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये इनकी देन है कि वो सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं मेरे भाई। और इसका आप जीता जाता एग्जाम्पल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। और इन्हीं का देन है कि हमारे समाज से छुआछूत का अंत हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता। यानी कि उस समय हमारे समाज के अंदर छुआछूत का बहुत ज़्यादा ही बोलबाला हुआ करता था। ठीक है मेरे भाई। उसका अंत भी बाबा साहब के द्वारा ही किया गया और जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है मेरे भाई। और भी इनकी देन की बात अगर आप करते हो तो मैं आपको बता दूं, जो आपको इतनी स्वतंत्रता मिली है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, किसी को गाली दे सकते हो, किसी को बोल सकते हो, तो ये भी बाबा साहब का देन है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। नहीं तो और किसी देश में आप किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गाली देकर दिखाओ, जेल हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन बाबा साहब का देन है कि आप प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हो। इतना बड़ा आपको ताकत दिया है बाबा साहब ने। ठीक है ना। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जिसका संबंध मेरे भाई अनुच्छेद 19 में मिलता है। ठीक है ना। राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, संगठन करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार, तो ये सभी जो अधिकार है बाबा साहब के ही देन है। और फिर भी आप अगर कहते हो कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया है, तो मेरे भाई आप तो फिर आपको मैं बता नहीं पाऊंगा कि आपके लिए बाबा साहब ने क्या किया है। इतनी सारी चीज़ें बाबा साहब ने किया तो किसके लिए किया है? अपने लिए किया है मेरे भाई। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने सभी के लिए शिक्षा का अधिकार भी दिलाया है, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी देश के नागरिकों के लिए मेरे भाई। तो उनका ये मानना था कि अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा, संगठित रहेगा, उत्तेजित रहेगा, तभी उस देश का विकास होगा मेरे भाई। इसीलिए बाबा साहब ने सभी को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराया मेरे भाई। और जिसका संबंध अनुच्छेद 21A में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 21A में बाबा साहब ने शिक्षा के अधिकार का भी बात किया है। ठीक है मेरे भाई। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 और 226 की। तो अनुच्छेद 32 और 226 ये ऐसे अनुच्छेद संविधान के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जोड़े गए हैं मेरे भाई, कि जब कभी भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो मेरे भाई। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार में अगर कोई उल्लंघन करता है, आपके मौलिक अधिकार को आपसे कोई छीनता है, तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मेरे, हाई कोर्ट जा सकते हैं मेरे भाई। और अनुच्छेद 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने आपको दे दिया है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ठीक है ना। अगर फिर भी आप कहते हो बाबा साहब ने हमें क्या दिया है, तो आगे भी मैं बता देता हूँ कि पहले के समय में जब हमारे देश के अंदर संविधान नहीं था, अंबेडकर जी उस समय विदेश में पढ़ रहे थे, तो उस समय हमारे देश के अंदर जो मजदूर समाज था उसको 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कराया जाता था, बेगारी कराया जाता था, एक्स्ट्रा काम कराया जाता था, उसका पैसा भी उनको नहीं दिया जाता था। लेकिन जब बाबा साहब भारत के अंदर आते हैं तो कुछ कानून बनाते हैं मजदूरों के लिए मेरे भाई। तो मजदूरों को 12 घंटे की जगह पर 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान बाबा साहब का ही देना है कि आज हर कोई, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट, हर किसी को 12 घंटे के बजाय अब 8 घंटे ही काम करने को मिलता है। नहीं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज भी हम 12 से 14 घंटे कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम करते ही होते। ठीक है। तो उन्हीं की देन है कि जो मजदूर हैं उनको अब 12 घंटे की जगह अब 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई। और बाबा साहब का ही देन है कि संविधान के अंदर, ठीक है मेरे भाई, संविधान के अंदर महिलाओं को आरक्षण का भी प्रावधान किया गया मेरे भाई। यानी कि भारत के संविधान में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था भी बाबा साहब की देन है। यानी कि अब हमारे संविधान के अंदर, हमारे कार्यपालिका न्यायपालिका के अंदर अब महिलाओं को भी अनुमति मिलेगी कि वो हमारे संसद तक पहुँचे। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश के अंदर महिला प्रधानमंत्री भी बनती हैं, महिला राष्ट्रपति भी बनती हैं और महिला बहुत सारे सांसद भी बनती हैं। आज उसी का नतीजा है कि महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर आगे बढ़ रही हैं मेरे भाई। आज उसी का नतीजा है कि महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। ये आरक्षण का ही नतीजा है। और उसके बाद भी अगर आप लोग कहती हैं मैडम कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है, तो आप पे लानत है। ठीक है ना। और आगे बात करते हैं तो जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था को
जो रेगुलेट करता है उस रेगुलेटिंग बॉडी का नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस समय के अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमी के जो ज्ञाता हमारे बाबा साहब थे, इन्हीं का देन है कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1 अप्रैल 1935 में। ये जो आरबीआई की स्थापना हुई है ये भी बाबा साहब का ही देन है कि आज हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ही आसानी से रेगुलेट कर पा रही है ये आरबीआई। ठीक है मेरे भाई, इतने सारे बाबा साहब ने आपके लिए किया है, फिर भी आप ये कहते हैं कि बाबा साहब ने मेरे लिए किया ही क्या है। तो थोड़ी और ही मैं बता दूं कि उन्होंने आपके लिए क्या किया मेरे भाई। अगर इतना से भी काम नहीं बनता थोड़ा और सुन लो। तो मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने यूनियन मजदूर की स्थापना किया है। यानी कि उस समय जब मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, बेगारी कराई जाती थी, तो उनको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने यूनियन मजदूर की स्थापना की थी। ठीक ना। और आगे चलते हैं तो जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत समय पहले गुजरा ही नहीं है, कुछ समय पहले ही आप देख रहे होंगे कि हमारे बिहार के अंदर या फिर बहुत सारे राज्यों के अंदर हमारे जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। अगर हम दिन दहाड़े खड़ा होकर सरकार के सामने रोजगार की अगर मांग भी कर पा रहे हैं तो ये अधिकार भी बाबा साहब का ही देन है। अगर शायद वो ना होते तो आज हम रोजगार की बात भी ना करते सरकार के सामने। सरकार जैसे लाठियों से पीट रही है वैसे उस समय भी पीटती थी मेरे भाई, आज भी लगभग वैसा ही रवैया अपनाया जा रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप शिक्षित रहो, समझदार रहो, संगठित रहो, आगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जब शिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए मेरे भाई बाबा साहब ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की थी। इसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वजह से अब हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार भारत के अंदर आए, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार मुहैया कराए। ठीक है मेरे भाई, ये सरकार का एक हिस्सा बन जाता है कि भैया उसका एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जितने भी शिक्षित युवा हैं देश के अंदर उनको रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है ना। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा अपने रोजगार के लिए वो सामने से सरकार को बोल सकती है, सरकार के सामने इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, इस रोजगार के लिए आंदोलन कर सकती है। ये भी अधिकार बाबा साहब का देन है जो आज हम लोग खड़े होकर आंदोलन कर पा रहे हैं अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए। ठीक है ना मेरे भाई। आगे थोड़ा सा अगर और बात करूं कि बाबा साहब ने हिंदू समाज के लिए क्या किया है मेरे भाई, तो आइए समझ लेते हैं। ठीक है ना। बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया था मेरे भाई, उस हिंदू कोड बिल को जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल बनाते अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक, इसको जब पेश किया जाता है संसद के अंदर, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके कोड बिल को रिजेक्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, आगे चल के वो अनुच्छेद 15 के 4 और 16(4), अनुच्छेद 15(4) और 16(4), जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी के आरक्षण और अधिकारों की बात कही गई है, इसको भी वो अस्वीकार कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू ने। इन सब के वजह से, ठीक है ना, जब ये सभी चीज़ें इनकार कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, बाबा साहब की बातें नहीं मानी जाती, एकदम इनकार कर दिया जाता है, तो इसका मतलब उनको एक बेइज्जती सा महसूस होने लगता है अपने ऊपर। और वो क्या करते हैं कि वो उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री उस समय वो थे, तो वो अपने कानून मंत्री से इस्तीफा तक दे देते। सोचिए कि वो एसटी, एससी, ओबीसी और हिंदू समाज के लिए इतना बड़ा उनका योगदान है, वो लॉ मिनिस्टर से भी त्याग दे देते हैं। और फिर भी आप कहते हो कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। तो मैं क्या ही कहूँ कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 5 बड़े फैक्ट बताए हैं उन्होंने। पहला फैक्ट बोला है कि लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। उनका पहला बात ये था कि जिंदगी महान होनी चाहिए, लंबी नहीं। मेरे भाई, जिंदगी को महान बनाओ, लंबा नहीं। आप 4 ही दिन जियो, 4 साल मत जियो, लेकिन 4 दिन कुछ ऐसा जियो कि दुनिया तुम्हें याद करे। दूसरा उन्होंने फैक्ट बोला था कि बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड। यानी कि आप शिक्षित रहो, आप संगठित रहो और आप उत्तेजित रहो, तभी आपके देश का विकास होगा। और तीसरी बात तो उन्होंने बोला था फ्रीडम ऑफ माइंड इज
फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम, यानी कि मन की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अगर आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं तो आपकी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आज के समाज में आप देख रहे हैं, सबको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन मन से कोई स्वतंत्र नहीं है। मन से लगभग देखा जाए तो सभी लोग हमारे नज़र में तो परतंत्र ही है मन से। वैसे स्वतंत्र तो अपने आप को बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन माइंड से वो फ्रीडम नहीं है, ठीक है। और चौथी बात उन्होंने बोला था कि दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री, मतलब कि वो कभी इतिहास नहीं रह सकता जिन्होंने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। वो कभी इतिहास नहीं रच सकता है जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा। मेरे भाई, अगर आपको इतिहास रचना है तो पहले आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अपना इतिहास जानना पड़ेगा। और लास्ट थिंग्स उन्होंने ये बोला था कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, यानी कि हम अंतिम और प्रारंभिक तौर पर हम भारतीय हैं। यानी कहने का मतलब वो कभी भी किसी जाति के पक्षधर नहीं रहे हैं। वो अपने आप को और सबको केवल और केवल इंडियन की बातें बताएं कि हम सब भारतीय हैं, प्रारंभिक भी भारतीय हैं और अंतिम भारतीय, यानी कि मैं अंत भी भारतीय हूँ और प्रारंभिक में भारतीय हूँ, ठीक है मेरे भाई। और अंत में मैं एक लाइन और आपसे बोलूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की कदर, बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान का कदर ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर है मेरे भाई। इतना से ही मैं आप अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।